हाय फ्रेंड, मैथ बाय भानुजा यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम फिर से आप लोगों के लिए क्लास 10th का तत्वों का आवर्त वर्गीकरण चैप्टर का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम इससे पहले वाले वीडियो में हम तत्वों का आवर्त वर्गीकरण क्या है, इनका हिस्ट्री में क्या क्या जाने थे, डोबेनाइलर का त्रिक पढ़े थे, इतना हम लोग पढ़ा था। इसमें हम लोग ये जाने थे कि आवर्त का वर्गीकरण क्या है, समान गुण वाले तत्वों को आवर्त और वर्गों में सजाना ही क्या है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। उनके बाद हम इनका इतिहास में देखे थे कि इनका इतिहास में हम लोग सबसे पहले देखे थे कि सबसे पहला त्रिक नियम से हुए थे, डोबेनाइलर का त्रिक। और उनके बाद हम लोग उनके इतिहास में दूसरा बोले थे कि न्यूलैंड का अष्टक नियम जानेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम न्यूलैंड का अष्टक नियम लेकर आप लोगों के लिए आए हैं और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या कहता है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम है क्या, ऑक्टेट लॉ ऑफ न्यूलैंड्स। व्हाट इज ऑक्टेट लॉ ऑफ न्यूलैंड्स? तो ऑक्टेट लॉ ऑफ न्यूलैंड्स, जैसा कि न्यूलैंड का कहना था कि न्यूलैंड साहब ने अपना अष्टक नियम जो है ना, सबसे पहले आपको ये नोट डाउन करने वाली बात है कि न्यूलैंड साहब ने अपना ऑक्टेट लॉ 1866 में दिया था, जबकि हम ये पढ़े थे कि डोबेनाइलर का त्रिक जो है 1817 ईस्वी में 1817 यानी 1817 में डोबेनाइलर ने अपना त्रिक नियम दिया था। ये जर्मनी के थे। तो न्यूलैंड साहब ने 1866 में अष्टक नियम दिया। इनमें अष्टक नियम इनका क्या है उनको हम देखते हैं। तो वो उनका कहना था कि तत्वों को उनके द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाए, यानी कि तत्व को उनके द्रव्यमान के असेंडिंग ऑर्डर में सजाया जाए। तो उनके प्रथम तत्वों के गुण सजाया जाए तो प्रत्येक आठवां तत्व जो क्रम होगा उनमें से प्रत्येक आठवें तत्व का गुण प्रथम तत्वों के समान होता है। इनका मतलब ऑक्टेट लॉ में न्यूलैंड का कहना था कि यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजा दिया जाए तो आठवां जो तत्व आएगा क्रम में उनका जो गुण होगा वो पहले तत्वों के गुण के समान होगा। जिस तरह संगीत का स्वर, संगीत में सारे गामा पधा निशा होता है, उसी तरह संगीत के आठवें स्वर प्रथम स्वर के जैसा लगता है। तो उसी तरह उनका नियम कहना था कि तत्वों को उनके द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो प्रत्येक आठवें तत्व का गुण उनके प्रथम तत्व के गुण के समान होता है। जिस प्रकार की संगीत का आठवां स्वर प्रथम स्वर के समान होता है, इसे ही न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। अब चलिए आते हैं, न्यूलैंड साहब ने ऑक्टेट लॉ दिया और कुछ एग्जांपल उनके हैं। जैसे कि इन्होंने इस क्रम में एलिमेंट को सजाया, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से इन्होंने सजाया। तो इन्होंने इनका हाइड्रोजन का जो गुण है ना, इनसे यदि चले तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी हाइड्रोजन का इनके तरफ, इनका फिर इनके तरह हो जाएगा, लिथियम का सोडियम की तरह हो जाएगा। इस तरह से इनका प्रॉपर्टी जो है लिथियम सोडियम हम लोग पढ़ेंगे इनका, जब हम पीरियोडिक टेबल जब पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो उसमें इनका प्रॉपर्टी सेम होता है। तो इस तरह से लिथियम सोडियम की तरफ फिर यहां से यदि चलना शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पहुंचेंगे, यानी कि यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से चलेंगे तो इनका प्रॉपर्टी इनके जैसा मिलेगा, यानी कि प्रत्येक आठवां तत्व का गुण उनके पहले तत्व के जैसा मिलेगा। उसी को न्यूलैंड का अष्टक नियम दिए, याद रखना है कि ये न्यूलैंड का अष्टक नियम है। तो अब चलते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहां देखना है, पॉइंट टू रिमेंबर हमने दिया है, यहां पॉइंट टू रिमेंबर याद करने के लिए। अष्टक नियम के लिए न्यूलैंड को एक पदक भी मिला था, पूछता है एग्जाम में। ये आप यदि बोले ना स्टैंडर्ड 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो रामबाण है ही, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम पूरा डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। तो न्यूलैंड को इस कार्य के लिए, ऑक्टेट लॉ के लिए न्यूलैंड को एक डेवी पदक मिला था, डेवी पुरस्कार मिला था। ये बात आपको याद रखनी है। न्यूलैंड के अष्टक नियम में एक त्रिक दिखता है, तो आप बताइए न्यूलैंड के अष्टक नियम में कौन सा त्रिक है? त्रिक हम पढ़े थे, 3 त्रिक पढ़े थे क्या? डोबेनाइलर का 3 त्रिक डोबेनाइलर ने दिए थे। उस समय तक 30 तत्वों में से केवल 9 मतलब 3 का ही पेयर बना के इनके 9 एलिमेंट को अरेंज कर पाए थे। तो क्या हम पढ़े थे लिथियम सोडियम और पोटेशियम त्रिक में? तो न्यूलैंड के अष्टक नियम में एक त्रिक भी मिलता है। तो आपसे पूछ ले कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में क्या कोई त्रिक है, तो हम बोले हाँ, न्यूलैंड के अष्टक नियम में एक त्रिक है, लिथियम सोडियम और पोटेशियम, ये एक त्रिक था। अब चलते आगे। जब न्यूलैंड साहब थे तो न्यूलैंड साहब के समय तक में कुल 56 तत्वों का खोज हो चुका था। ऐसा नहीं कि साइंस यहाँ स्टार्ट हुआ उनके बाद यहाँ स्टार्ट हुआ एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में सजाने का तरीका। तो ये डोबेनाइलर का त्रिक जब जैसे ही हुआ उनके बाद साइंस में बहुत सारे खोज भी हुए, जिनमें उसके समय तक केवल यानी कि कुल 56 एलिमेंट का खोज हो चुका था।
तो अब देखते हैं फिर उसके बाद, यानी कि देखें तो इससे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आवर्त नियम का, आवर्त सारणी का यानी बोले नियम का मूल मंत्र किसने दिया? पीरियोडिक लॉ यानी आवर्त नियम जो है इनका मूल मंत्र किसने दिया? तो देखें तो मूल मंत्र यदि देने वाला कोई व्यक्ति था तो ये न्यूलैंड साहब थे आपका। तो ये भी याद रखना है कि आवर्त नियम का मूल मंत्र किसने दिया? न्यूलैंड ने दिया। ये आपकी पॉइंट है एग्जाम के ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अब आखिर ऑक्टेट लॉ इस तरह से फैल कैसे होता है? अब हम जानेंगे कि ये अष्टक नियम जो थे न्यूलैंड्स का, ये विफल कहां हो रहे थे। तो न्यूलैंड साहब क्या किए कि न्यूलैंड साहब का ऑक्टेट लॉ केवल हल्के तत्वों के लिए ही कार्य कर पाया, यानी कि हल्के तत्वों पर ही ये लागू हुआ, भारी तत्वों पर इन्होंने ऐसा नहीं कर पाया। तो इसलिए हमने लिखा पहला पॉइंट कि यह नियम केवल हल्के तत्वों पर ही, ये सारे कुछ न कुछ हद तक ये हल्के तत्व हैं, इनसे भी भारी तत्व है उन पे ये लागू नहीं हो पाया, और ये तत्व हल्के तत्व पर ही केवल लागू हो पाया। अगला एक महत्वपूर्ण बात ये था, विफलता का कारण तो यही था कि केवल हल्के तत्वों पर लागू हुआ, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात था जो कि हम अपनी तरफ से आपको इसमें नोट कर दिए कि न्यूलैंड साहब अपनी पुस्तक में ये भी लिखे हुए हैं कि न्यूलैंड के अनुसार प्रकृति में केवल 56 एलिमेंट ही, जब तक बोले ना कि उनके समय तक केवल 56 तत्वों का ही खोज हुआ था, तो उन्होंने वहां ये बोल दिया कि भविष्यवाणी ये कर दिया कि अब जो है कोई तत्व का खोज नहीं होगा, बस प्रकृति में केवल 56 ही तत्व हैं। तो ये भी इनके विफलता का कारण है, क्योंकि अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि इससे भी अधिक एलिमेंट की खोज हो चुके हैं। तो न्यूलैंड के अनुसार प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है और अन्य तत्वों की खोज भविष्य में संभव नहीं है, ऐसा न्यूलैंड का मानना था। यही दो रीजन देखें तो महत्वपूर्ण दो रीजन है जिनके कारण कि न्यूलैंड का ऑक्टेट लॉ विफल हो गए। अब चलते हैं इधर, न्यूलैंड का ऑक्टेट लॉ विफल हो गया। अब आते हैं हम लोग, न्यूलैंड जब विफल हुए तो आए मेंडलीव साहब। मेंडलीव साहब ने भी एक आवर्त नियम दिए, ये सबसे महत्वपूर्ण होने वाला, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या था? तो मेंडलीव ने बोले कि यानी कि नियम उनका यदि देखें तो उन्होंने कहा यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाए, इनका भी वही बात था, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात तो हम लोग देखे थे डोबेनाइड का तरीक, उसने ही द्रव्यमान पर जोर दिया। फिर आए हम लोग कहां? न्यूलैंड के पास। न्यूलैंड ने भी द्रव्यमान पर जोर दिया, क्योंकि द्रव्यमान के आधार पर अरेंज किया तत्वों को। और मेंडलीव साहब के पास भी आए तो मेंडलीव साहब भी द्रव्यमान पर जोर दिए। इसमें मेन बात याद रखना है कि यहाँ से जो तीन आपका रसायन शास्त्री आए, न्यूलैंड आए, सबसे पहले आपका आया डोबेनाइड त्रिक सिद्धांत लेकर, न्यूलैंड अष्टक नियम लेकर। अब मेंडलीव का आवर्त नियम जो आया ये भी द्रव्यमान पर ही आधारित था। तो उनका कहना था कि नियम था कि यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण, फिर से सुनिएगा, यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन का कहना, आवर्त फलन जो है इंपॉर्टेंट बात, इनका मतलब हुआ कि तत्व का जो होगा ना एक निश्चित क्रम के बाद जो है ना तत्व का गुण दोहरा जाएगा, यानी कि किसी भी एलिमेंट का क्रम जो यानी कि गुण प्रॉपर्टी जो है आने वाले कुछ पलों के बाद फिर से वो गुण दोहराएगा, फिर कुछ क्षणों के बाद दोहराएगा। इनका मतलब हुआ एक निश्चित क्रम के बाद परमाणु का गुण जो है किसी भी एलिमेंट का गुण सेम गुण वाला एलिमेंट दोबारा आ जाता है। उनका ये आवर्त फलन का मतलब हुआ कि समान गुण वाले तत्व दोहराते हैं, क्रम में दोहरा जाते हैं। तो यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। तो यहां से ऑब्जेक्टिव ये पूछता है कि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन यानी कि रासायनिक और भौतिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। ये किनका स्टेटमेंट है? तो याद रखना मेंडलीव का आवर्त नियम, यानी मेंडलीव का ये स्टेटमेंट है। तो यही था मेंडलीव का आवर्त नियम। अब मेंडलीव साहब ने क्या किया कि तत्वों का यानी कि आवर्त सारणी को बांटे, स्टडी के लिए इनको बनाने के लिए क्या किए कि आवर्त सारणी का विभाजन, यदि हम हेडिंग लगाएंगे कि मेंडलीव के आवर्त सारणी का विभाजन, यानी कि मेंडलीव ने आवर्त सारणी बहुत डिजाइनदार बनाया था। सबसे पहला तो आवर्त सारणी को जो डिजाइन किया उन्होंने, तो आवर्त सारणी को दो भाग में बांटा। एक तो आवर्त बोलते हैं, दूसरे को वर्ग बोले, यानी कि पीरियड और टेबल में। इनका हम दूसरा नाम अपने मन में से भाषा में लिख दिए इनको समझने के लिए क्षैतिज कतारें, यानी इस तरह से क्षैतिज कतारें। एक लिखे ऊर्ध्वाधर कतारें यानी वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन में भी इन्होंने क्या किए, तत्व को सजा दिए। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी का विभाजन यदि देखें तो मेंडलीव ने आवर्त सारणी में
यानी कि क्षैतिज कतारें और ऊर्ध्वाधर कतारें में आवर्त सारणी को बांटा। तो इस तरह से यदि देखें तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या टोटल 7, यानी आवर्त की संख्या 7 सबसे वीवीआई है। पूछता है मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज कतारें हैं, तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज कतारें हैं कुल, और वर्ग की संख्या ऊर्ध्वाधर यानी कतारों देखें तो यही 8 था। ये याद रखना है कि मेंडलीव साहब जब बनाए थे अपना आवर्त सारणी, क्योंकि उनके पास 56 एलिमेंट था, तो 7 आवर्त गुना करेंगे 8 से 56 हो जाएगा क्या, तो 8 वर्ग को बनाया था। लेकिन आगे जब चल के एक हम लोग ये भी देखते हैं, पीरियोडिक टेबल आपके पास होगा तो आप जरूर उसमें देखिएगा कि शून्य वर्ग होता है। शून्य वर्ग निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस जिनको बोलते हैं, उनको रखा गया है शून्य वर्ग में। तो जब अक्रिय गैस का खोज हुआ, और अक्रिय गैस का खोज 1894 में हुआ, तो जब 1894 से पहले 7 क्षैतिज कतारें और 8 ऊर्ध्वाधर वर्ग, यानी ऊर्ध्वाधर कतारें बोले तो वर्ग था। तो लेकिन अब जाके जब शून्य वर्ग का खोज हुआ तो एक वर्ग नया जुड़ गया, तो हो गया कितना, 8 1 9, तो इसे 9 7 63। अब नया एलिमेंट कुछ आया जो कि अक्रिय गैस है, हैलोजन जिस तरह से बोल सकते हैं, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सारे अक्रिय गैस हैं जिनको इसमें रख दिया गया। तो इस तरह से यदि देखें तो आपसे पूछे कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7, वर्ग की संख्या कितनी थी, यदि ऑप्शन 9 नहीं रहे तो 8 टिक करेंगे, 8 और 9 दोनों हो तो 9 टिक करेंगे, क्योंकि बाद में मेंडलीव साहब ने उसको इसमें डाल दिए। तो फिर आते हैं मेंडलीव के आवर्त तत्वों की संख्या। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां लिखना है कि मेंडलीव के आवर्त में कितने एलिमेंट थे। तो प्रथम आवर्त जब मेंडलीव बनाए इस तरह से, तो हाइड्रोजन और हीलियम को रखे थे। तो इस तरह से प्रथम आवर्त में 2 एलिमेंट, द्वितीय आवर्त में 8 एलिमेंट, तृतीय आवर्त में भी 8 एलिमेंट, चतुर्थ आवर्त में 18 एलिमेंट, पांचवें आवर्त में भी 18 एलिमेंट, छठे आवर्त में 32 एलिमेंट, और सातवां में 19 को रखे, और यानी कि और आएगा उसके लिए जगह छोड़ दिए। अब देखिए ध्यान से कि मेंडलीव का आवर्त नियम इसलिए सफल रहा था कुछ हद तक, ये भी फेल रहे हैं लेकिन कुछ हद तक सफल इसलिए रहा क्योंकि इन्होंने क्या किया कि इसको अपूर्ण रख दिया कि कुछ एलिमेंट आएगा जरूर। इसका भविष्यवाणी भी किया गया, एलिमेंट हम बताएंगे आपको इसमें कि भविष्यवाणी 3 एलिमेंट का किया था, जो कि बाद में खोजा भी गया है। तो 3 एलिमेंट का भविष्यवाणी यानी कि आगे छोड़ दिया अपूर्ण। तो इस तरह से आपसे यहां पूछता है कि मेंडलीव के किस आवर्त का नाम देखें, इनका नाम क्या देखें, सबसे छोटा आवर्त, तो इनको अति लघु आवर्त बोलते हैं, इनको अति लघु आवर्त कहते हैं। दूसरा आवर्त 2 और 3 जो है आपका 8 8 सेम है, तो इनको बोलते हैं लघु आवर्त, लघु आवर्त। उनके बाद आपका 4 और 5 जो है ये 18 वाला, इनको बोलते हैं दीर्घ आवर्त, इनको बोलते हैं दीर्घ आवर्त, ये दीर्घ आवर्त है आपका। उनके बाद यदि देखें तो छठा को यदि देखें तो इसमें 32 एलिमेंट है, इनको बोलते हैं अति दीर्घ, अति दीर्घ यानी सबसे बड़ा आवर्त है ये, अति दीर्घ। तो बस इतना बात याद रखना है कि मेंडलीव साहब ने अपने आवर्त सारणी का नियम, मेंडलीव का देखिए जो द्रव्यमान के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में एलिमेंट को सजाया था। आवर्त परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन, भौतिक और रासायनिक गुण तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, ये मेंडलीव साहब का नियम था। और उसमें हम लोग देखें मेंडलीव साहब ने अपने आवर्त सारणी को 2 भाग में बांटा, एक आवर्त में दूसरा वर्ग में। हम आवर्त में तत्वों की संख्या देखें इस तरह से। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो यदि अच्छा लगा होगा तो जरूर आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, बहुत दूर तक फैलाएं इनको, ताकि जो स्टूडेंट इस लॉकडाउन में तैयारी नहीं कर पा रहे हैं वो भी आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को जारी रख सके। ये क्लास 10th का आवर्त तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का दूसरा वीडियो, यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देखें, उसके बाद ये आपको और आसान लगेगा। और एक बात हम आपको लास्ट में बहुत कहना चाहूंगा कि आप इस बात को याद रखिएगा, 2 8 8 18 18 32 ये आपको रामबाण की तरह काम करेगा। हम अगले वीडियो में इससे आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो देखते रहे, शेयर करते रहे। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।